हम पहला क्लास में जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले पॉलिटी में बताते हैं राज्य के बारे में, समझ गए कि जैसे राज्य बना कैसे या ये देश बना कैसे। तो देश बनने और राज्य बनने के लिए तो उसका इतिहास भी है कि किस तरह से पॉलिटिकल बाउंड्री दुनिया में खींचे गए, उसका एक अलग इतिहास है। उन इतिहास में हमको नहीं जानना है, हमको बस ये जानना है इसमें कि राज्य के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक देश बनने के लिए या राज्य बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या होगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये राज्य। समझ रहे बात को, उसमें क्या होगा तब हम उसको बोलेंगे कि ये राज्य है। जैसे राज्य के लिए अगर देखेंगे, राज्य का मतलब यहां पता है देश से समझना, राज्य का मतलब देश से समझना। ऐसे भी जैसे आप अपने के यहां बोलते हैं ना कि बिहार एक राज्य, बिहार एक राज्य नहीं, एक प्रोविंस है, प्रांत है मूलतः। हम उसको बोलते जरूर हैं लेकिन वो एक प्रांत है, एक प्रोविंस है। कैसे है वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं, क्या बताते हैं डिस्क्राइब करके। राज्य का देखिए, राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। तो राज्य के लिए देखिए 4-5 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है कि एक देश होने के लिए क्या होना चाहिए। एक देश होने के लिए सबसे पहले होना चाहिए भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्री होना चाहिए। किसी को हम देश कब कहेंगे, किसी को राज्य के रूप में कब कहेंगे, तो उसका सबसे पहला कंडीशन है कि एक भौगोलिक एरिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भौगोलिक एरिया है। जैसे भारत में देखिएगा तो नीचे से 6100 किलोमीटर है, दोनों को आइलैंड को लगा लेंगे तो 7516 है, ऊपर में देखिएगा तो 15200 के आसपास पड़ता है। तो इस तरह से हमको पता है ना कि एक भौगोलिक एरिया मेरा, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। तो सबसे पहला कंडीशन राज्य के लिए होता क्या है, एक ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए। ठीक। दूसरा देखिए, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वहां पर कुछ पॉपुलेशन रहते हो, पॉपुलेशन यानी नागरिक रहते हो। नागरिक तो देखो तब कि जब देश बन गया तो नागरिक आप हो गए। एक जनसंख्या रहती है, यहाँ पे एक आबादी रहती है, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र विशेष में इतनी आबादी रहती है। नहीं तो अगर जनसंख्या ही नहीं है तो काहे का राज्य। तो दूसरा राज्य बनने के लिए, देश बनने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, पॉपुलेशन, कि वहां एक जनसंख्या होनी चाहिए। और तीसरा जो कंडीशन है, उस जनसंख्या के द्वारा देखिएगा, इसी जनसंख्या के द्वारा एक सरकार होनी चाहिए, चुनी हुई सरकार, यानी एक पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इनके द्वारा चुना गया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी तरीके से जनता के सहमति से, जनता के इच्छा से वो चुना गया। यानी वहां पर एक सरकार हो, जो सरकार क्या हो, शासन व्यवस्था का संचालन कर रहा हो, पूरी व्यवस्था को संचालित कर रहा हो। समझ रहे बात को। तो तीसरा कंडीशन हो गया राज्य होने के लिए क्या, सरकार। चौथा देखिएगा क्या है, तो जो सरकार हो ना ये संप्रभु हो। सरकार कैसा होगा, संप्रभु हो, सॉवरेन गवर्नमेंट हो। संप्रभु का मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी का मतलब यह होता है ये जो सरकार होगा वो बिना आंतरिक और बिना बाह्य दबाव के काम करता हो। यानी इसका सामान्य मतलब क्या है कि बिना आंतरिक और या बिना बाह्य दबाव, या तो बाहरी दबाव जो लिखना है लिखिए, बाह्य दबाव के कार्य करता है, बिना आंतरिक या बाहरी, मतलब सरकार दबाव में नहीं काम करता। हमारे यहाँ सरकार है, वर्तमान सरकार है, केंद्र के लेवल पे सरकार है, वो किसी के दबाव में नहीं काम करती है। जनता ने उनको चुना है, जनता के इच्छा के लिए, इच्छा के अनुसार काम करती है, इस देश के लिए काम करती है। ऐसा नहीं कि किसी अन्य देश की सरकार अन्य क्षेत्रों के से दबाव में आ गई है, या हमसे भी दबाव में नहीं है, हमारे इच्छा के अनुकूल, इस देश के अनुकूल काम करती है। जो इस देश के लिए जरूरी है वो काम करती है, इस देश के लोगों के लिए जो जरूरी है वो काम करती है। उसका यह मतलब नहीं होगा कि हम दबाव में सरकार, समझ गए, ना ही कोई अन्य देश की सरकार है, नहीं तो अन्य देश, अन्य संगठन हमारे सरकार पे दबाव बना सकता है। हालांकि देखिए आज के डेट में दबाव बनाए जाते हैं बाहर से, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि उसके दबाव में ही काम करते हैं। उसका यह मतलब है
कि ठीक है अगले दबाव बनाता है, लेकिन इस देश का हित ज्यादा सर्वोपरि है। सबसे पहले इस देश, यहाँ के लोगों के हित के सर्वोपरि रखते हुए ही हम कोई डिसीजन लेता है सरकार, उससे इतर डिसीजन नहीं ले सकता। समझ रहे हैं? तो सॉवरेनिटी का मतलब हो गया कि बिना आंतरिक, बिना बाहरी दबाव के काम करता हो। तो हमने क्या क्या चर्चा किए कि एक राज्य होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। भौगोलिक एरिया होना चाहिए, वहां कुछ लोग रहते हों, उन लोगों के द्वारा एक सरकार बनाई गई हो, और सरकार कैसी है तो सॉवरेन गवर्नमेंट, सॉवरेन हो यानी बिना दबाव के, यानी दबाव मुक्त होकर के काम करती है। एक कंडीशन देखिएगा, अब नया एक कंडीशन हर जगह चलने लगा। सामान्यतः किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस हम लोग जहां पढ़े हैं वहां पर इस तरह की चीजों को बताया गया। एक कंडीशन क्या है, वैधता। वैधता मतलब जो उस देश का सरकार हो, सरकार वैध हो, ऑथेंटिक हो, या वो देश क्या हो, वहां पर उस देश को एक मान्यता मिला हो कि हाँ ये देश है। जैसे आज एक विवाद बना हुआ है जाकर के फिलिस्तीन को लेकर, दुनिया के कुछ देश इस बात के समर्थक है कि फिलिस्तीन एक देश होना चाहिए, कुछ देश उसको सहमति दे ही नहीं रहे। तो वैध कैसे हुआ, वहां के गवर्नमेंट कैसे वैध होगा? आ रही बात समझ में? उसके पास सब कुछ है, ठीक है, उसके एरिया, बड़े सा एरिया पे इजराइल का कब्जा है, लेकिन उसके बावजूद उसका एरिया है, सरकार है, जनता है, गवर्नमेंट बना हुआ है, लेकिन उसके वैधता पे सवाल है, देश के रूप में मान्यता पर सवाल है। अरे बात समझ में? तो वैध हो, ऑथेंटिक हो, यानी ऑथेंटिक होने का सामान्य मतलब क्या है, हम एक देश हैं, ये दुनिया भी मानता हो, हम एक देश हैं, ये सभी लोग मान्यता इस बात को देते हैं कि हाँ एक देश है। अरे बात समझ में? तो राज्य बनने के लिए, देश बनने के लिए ये 5 कंडीशन इसके लिए जरूरी है। किसी को देश कहें या राज्य कहें, ये सिमिलर टाइप की चीज है। भौगोलिक क्षेत्र, पॉपुलेशन, सरकार, संप्रभुता और वैधता, ये 5 चीज है। इसका क्या मतलब है कि आप एक राज्य हैं, कंट्री हैं। अब देखो एक सवाल उठता है कि क्या बिहार राज्य है? क्या बिहार राज्य है? ये सवाल उठता है, क्वेश्चन मार्क। हम बोलते हैं ना बिहार एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है। देखिए बोलते जरूर हैं, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पे एक प्रोविंस है, हमारा एक प्रांत है, राज्य नहीं कह सकते। टेक्निकली कैसे नहीं कह सकते हैं उसको समझिए। टेक्निकली कैसे नहीं कह सकते हैं, तो देखो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल एरिया तो है, कोई दिक्कत नहीं, एक कंडीशन तो फुलफिल करता है। दूसरा पॉपुलेशन भी है, पॉपुलेशन तो इतना है कि तबातोड़ आगे बढ़ रहे हैं। बिहार का जनसंख्या कितना है, लगभग 13 करोड़। और फर्टिलिटी रेट बिहार का पता है कितना है, 2.9। बोल वो तो घाटा है, बोला अभी हम बढ़त बनाए हुए, समझ रहे हैं? तो है वो एरिया है ना, वो फर्टिलिटी रेट बोल रहे हैं ना हम। 2.86 बिहार का ये एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया देख रहे हैं, तो भारत का 2.86% है। पूरे भारत का जितना एरिया उसका 2.86, समझिए, वो कह रहे हैं वो एरिया है। भारत जो है ना, मान ले कि इतना है, उतना का उतना, उस टाइप से। और तीसरा देखिएगा तो गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट भी है। तो 3 कंडीशन तो फुलफिल कर दिया, लेकिन संप्रभु नहीं है, संप्रभु नहीं है, संप्रभुता नहीं है। ये क्या है, नहीं है, मतलब सॉवरेनिटी नहीं है। समझ गए? ये चीजें नहीं है, ये एक देश के पास ही सिर्फ होता है। आंतरिक और बाह्य दबाव जो बात है ना, एक संविधान में एक व्यवस्था बना है, व्यवस्था के तहत सरकार बना हुआ है, उस सरकार को कभी भी केंद्र सरकार हटा सकती है। 356 लगा देगा 2 मिनट में, राष्ट्रपति शासन, सरकार गए, 2 मिनट में लग जाएगा। उस बारे में कहा क्या गया है कि संविधान के अनुसार अगर राज्यों में सरकारें नहीं चल रही है तो राज्यपाल को एक विवेकाधिकार है कि एक निर्णय ले सकता है, और वो केंद्र के पास यानी राष्ट्रपति के पास भेज देगा
कि यहाँ संविधान सम्मत सरकार नहीं चल, क्या कर रहे हो जी, संविधान सम्मत सरकार नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति के पास एक मैसेज कर दिया, तुरंत गृह मंत्रालय एक्शन में आ जाएगा, 356 लगा दे। जैसे 356 लगा सरकार बर्खास्त। कहाँ संप्रभु में, तो दबावे में पूरा, जब मन तब उठा ले रहा तोरा। समझ रहे बात को, समझ रहे हैं? तो ये चीज है, सॉवरेनिटी नहीं है, ये चीज है। इसलिए बिहार को टेक्निकली राज्य नहीं कहते, लेकिन राज्य हम लोग बोलते हैं कि बिहार एक राज्य है, लेकिन एक प्रांत के तौर पर, इस देश का एक प्रांत है। समझ गए? कोई कंट्री जैसा वाला बात नहीं है। समझ गए? एक चीज और जरा यहां से समझ लेना, एक सवाल होता है तिब्बत को लेकर के। तिब्बत एक ऐसा है कि तिब्बत पर कब्जा लिया कौन? चीन। इस पर कब्जा किए हुए चीन, चीन का कब्जा है। अब तिब्बत के साथ देखिएगा समस्या क्या है, इनके पास भी देखिए ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, पीपल भी है और गवर्नमेंट भी है, लेकिन ये भी सॉवरेन नहीं है, सॉवरेन नहीं है। और इसका गवर्नमेंट पता है कहां रहता है? धर्मशाला में। अरे धर्मशाला एक जगह हिमाचल प्रदेश में, अपने के यहाँ इसका गवर्नमेंट रहता है। बताइए कहां तिब्बत, सरकार वहां, जनता वहां, ऐसे कौन सा देश होता है? समझ गए? तो सॉवरेन नहीं है, इस पर कब्जा किसका है? चीन का कब्जा है। दुनिया के ज्यादातर देश एक चीन पॉलिसी के तहत तिब्बत को भी चीन का हिस्सा मानते हैं। भारत खुद मानता है, भारत तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है और उसके सरकार को भी रखे हुए, कम कलाकार थोड़े हैं, उसके सरकार को भी रखे हुए हैं और एक चीन के तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा भी मानते हैं। तो तिब्बत कायदे से अभी तो टेक्निकली राज्य नहीं, हो सकता है कि कल होकर के मान लो चीन उसको स्वायत्त कर दे, सॉवरेन बना दे, छोड़ दे, तो एक अलग इशू है। पर आज के डेट में टेक्निकली क्या है, वो एक राज्य नहीं है। तो राज्य का सामान्य मतलब ये 5 चीज होना चाहिए, और 5 चीज में आपको थोड़ा समझने में ये समस्या होता है, जिसके बारे में हमने बता दिया। वैधता का मतलब है कि आपको अन्य देश भी मान्यता देते, मान ले। समझ रहे बात को? और हमने बताया कि बिहार एक राज्य नहीं है टेक्निकली, इसका यह मतलब है कि सब कुछ है, सॉवरेन नहीं हम हो सकते, हम एक देश के अंतर्गत ही हैं। समझ गए? देश नहीं है, समझ गए? इसलिए राज्य नहीं कहेंगे। तिब्बत को लेकर के बात है, तिब्बत दोयम दर्जे के जैसा स्थिति है, चीन कब्जा किए हुए, सब कुछ है, सॉवरेनिटी इसके पास भी नहीं। सॉवरेनिटी रहता तो उसका सरकार डर से यहाँ बैठल रहता, जाके तिब्बत में नहीं बैठता। सरकार यहाँ थोड़ी बैठल रहता, जाओ तिब्बत में बैठो, तो यहाँ बैठा हुआ है। ऑर्गेन ऑफ स्टेट, समझ लो बाबू, बताते उताते है नहीं तुम लोग यार, थोड़ा बढ़िया से समझ लो। समझ गए? और जा करके आज सब रिवीजन करना ढंग से। अब ये बात तो मेरे दिमाग में आ ही गया है, लेकिन आप जाकर के आज रिवीजन करिएगा ढंग से। इतना बेसिक बेसिक चीज आप नहीं बताते हैं, बताइए ये सब कितना छोटा छोटा चीज, हम लोग कितना आगे निकल गए। और आपको यही नहीं पता होगा, हम कल होके जाके विधायिका बोलेंगे, कार्यपालिका बोलेंगे, आपको पता नहीं क्या बोल रहा है। बस बढ़िया से पढ़िए। देखिए अगला है शासन के अंग के बारे में, ऑर्गेन ऑफ स्टेट। आपके शरीर है ना, अंग है ना, अगर इस 2-3 अंग हटा देंगे तो उसको शरीर कहेंगे? नहीं करेंगे ना। शरीर का मतलब या सुंदरता का मतलब क्या है? शरीर का मतलब आपके शरीर में सभी अंगों का होना, तब शरीर है। सभी अंगों को प्रॉपर तरीके से होना शरीर है। और बोले सुंदरता का परिभाषा, या बोले कि सुंदर हैं आप, एक तो आंतरिक मन के आधार पर दिया जा सकता है, एक तन के आधार पर दिया जा सकता है। तन के आधार पर हम कहेंगे, तन के आधार पर कहें कि बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, इसका क्या मतलब है? सभी अंगों का एक बराबर से बैलेंस हो, आंख, कान, नाक और भी जितना प्रकार की चीजें जोड़ लो, अगर सभी का विकास प्रॉपर तरीका से हुआ है तो सुंदर है। जैसे हम, अरे तुम लोग को डाउट है तो मुस्कुरा क्यों रहे हो? हमको पता था कि आदमी दुखती रग पर हाथ रख देगा। बताओ, 5-6 साल पहले चल जाओ। समझ गए? छोड़िए, ठीक है भाई, सोचे कि कम से कम खुश रहने के लिए कुछ देर तो बोलोगे, लेकिन मतलब सवाल उठा ही दिए, आगे से नहीं बोलेंगे।
बताओ तो, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स ला दिया मेरे अंदर। देखिए शासन के अंग के बारे में, तो देखिए देश है तो उसके कुछ और भी काम करने वाले ऑर्गेन होंगे, ऐसी तो नहीं चल जाएगा। तो देखिए शासन के 3 मूलतः अंग होते हैं। ए लड़की, थोड़ा किनारे हट जाइए आप, आपके मोबाइल का लाइट यहां रहा है। शासन के 3 अंग कौन कौन अंग है? पहला है, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका, ये शासन के 3 अंग हैं, ऑर्गेन ऑफ स्टेट। अब देखो ये ऑर्गेन ऑफ स्टेट क्यों ऐसा इस तरह से बनाया गया, या ये क्या कार्य करता है? जो करता है उससे पता चलेगा कि क्यों ऐसा बना, इसको ऐसा बनाया गया। काम से पता चल जाएगा कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ा। समझ गए? तो विधायिका का काम देखिए सामान्य रूप में होता है विधि का निर्माण करना। कार्य क्या होता है? विधि का निर्माण करना, इसका काम होता है विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या काम होता है? जो विधि को लागू करना, विधि को लागू करना, यह कार्यपालिका का काम होता है। और न्यायपालिका का काम होता है विधि के आधार पर, विधि के आधार पर न्याय करना। न्याय, विधि के आधार पर क्या करना? न्याय करना। अब देखिए विधायिका का मतलब क्या है, कार्यपालिका का मतलब, न्यायपालिका का काम तो समझ में आ रहा है। इसका काम है कानून बनाना, इसका काम क्या है? कानून को लागू करना। दूसरा का काम, तीसरा का काम क्या है? उस कानून के आधार पर लोगों के साथ न्याय करना। उस कानून के आधार पर लोगों के साथ क्या करना? न्याय करना। अब देखो विधायिका कहते किसको है? काम तो समझ में आ गया, लेकिन कहते किसको? कौन काम करेगा? ये करेगा कौन? तो विधायिका का मतलब होता है 2 लेवल पर विधायिका हमारे यहाँ, एक है केंद्र के लेवल पे, दूसरा है राज्य के लेवल पे। ठीक, एक दिल्ली के लेवल पे, एक राज्यों के लेवल पे। ठीक है, यानी वहां वाला केंद्र और यहाँ वाला स्टेट, राज्य। तो केंद्र के लेवल पर 2 तरह के विधायिका में 2 तरह के सदन होते हैं, एक होते हैं लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक, और राज्यों के लेवल पर भी 2 सदन होते हैं, लेकिन दूसरा सदन अनिवार्य नहीं है कि होगा ही, एक भी हो सकता है। एक को बोलते हैं विधानसभा और दूसरा को बोलते हैं विधान परिषद। दूसरा को बोलते हैं विधान परिषद। हमारे संविधान में यह अनिवार्य नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए देखिएगा वर्तमान में कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में, मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद, बाकी राज्यों में नहीं है। यही कारण है कि देखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव वगैरह में इनको भाग लेने के लिए परमिशन नहीं, क्योंकि सब जगह है नहीं। तो सब जगह जो चीज नहीं है तो बराबर से न्याय नहीं होगा ना। अगर ये सब जगह होता तो शायद हो सकता है संविधान निर्माता उसके भी सदस्य को करते ऐसा। समझ रहे बात को? तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा, ने दिल्ली में 2 तरह के सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और हम जिनको चुनते हैं ना, हम जिनको चुनते हैं जनता के द्वारा चुने हुए, जनता के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, जिसको, इस प्रतिनिधि को बोलते हैं सांसद। और यहां पर जाता है राज्य विधानसभा से चुन करके, राज्य विधान सभा से चुना प्रतिनिधि, चुना हुआ प्रतिनिधि जाता है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल हम लोग बात करेंगे जब संसद एक चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो सब कुछ हम बात करेंगे लोकसभा के। यहाँ देखो मेंबर वगैरह हम लिखे नहीं है, वहां पे मेंबर वगैरह सब लिखेंगे, कैसे ये सदन बना, कितने नंबर आर्टिकल में कौन इसका मेंबर हो सकता है, जो इसका मेंबर होगा उसके क्वालिफिकेशन क्या होगा, कितने साल तक लोकसभा होगा, राज्यसभा कितने साल तक होगा, कैसे कैसे सदन से लोग बाहर जाएंगे, कैसे अंदर होंगे, कैसे अंदर कार्यवाही चलता है। ये पूरा सबसे बड़ा चैप्टर वही है और सबसे टेक्निकल चीज है, वहां पे समझने का चीज वहीं पर है।
सदन की कार्यवाही कैसे चलता है, उसकी सदस्यता का क्या होगा, निर्योग्यता का क्या होगा, बहुत तरह की चीज पढ़ना है, उस सब हम वहां चर्चा करेंगे। यहां पर बस इतना हम बता रहे हैं कि लोकसभा में हम लोग जिसको वोट देके जिताते हैं वो इधर जाता है, ठीक। और राज्य विधानसभा में जो विधायक होते हैं वो विधायक लोग चुन करके यहां भेजते हैं, विधान कहां, राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में जो हम जिनको विधायक, जैसे गया टाउन का कोई विधायक है, कोई बाराचट्टी, कहीं कहीं का विधायक है, ये सब कहां बैठते हैं, पटना विधानसभा में। विधायक कहां बैठता है, विधायक यहां बैठता है, ठीक। ये विधायक यहां बैठता है, ये इनको, इनमें जो बैठता है ना, ये लोग चुनते हैं इनको। वहां जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो हम उसको बताएंगे कैसे कैसे चुनता है और किस राज्य में कितना राज्यसभा का सदस्य है, इनकी योग्यता क्या होना चाहिए, कितने साल तक रहेंगे, कैसे हटते हैं, वो सब चर्चा कर लेंगे। मेरा बस यहां समझाने का मतलब है कि केंद्र के लेवल पर दो तरह का सदन, लोकसभा, राज्यसभा, और केंद्र के लेवल पर यही दोनों विधि बनाता है। ये भी देखेंगे वहां पर कि विधि बनता कैसे, बजट कैसे पास होता है, क्या काम है, कितना दिन रख सकता है, कौन कितना दिन रोक सकता है। ये राज्यों के लेवल पे आएंगे तो देखिए हर राज्य की जो अपनी राजधानी है वहां पर इस तरह के सदन होते हैं। 6 राज्य में 2 सदन है, यानी ये दोनों, बाकी 28 राज्य में देखिएगा 28 की 30, 28 और 2 यूटी में भी है विधानसभा, पांडिचेरी में ना और दिल्ली में, तो 30 तरह, एक तरह से कहीं 28 राज्य और 2 यूटी में जाकर के विधानसभा। ये नहीं भी हो सकता, ये मात्र 6 राज्य में, समझ गए, बाकी जगहों पर ये नहीं है, दूसरा सदन बाकी जगहों पे नहीं है, एक सदन है। तो एक सदन है तो वही सदन विधायी का वही विधि बना देगा, ठीक, ये मसला है। अब देखिए, तो राज्य में विधि कौन बनाएगा, ये, केंद्र में विधि कौन बनाएगा, ये। अब देखो अगला है कार्यपालिका। कार्यपालिका को भी देखिएगा तो 2 तरीके का होता है। कैसे 2 तरीके का होता है, जरा इसको देख लें। एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई। एक होता है अस्थाई, सरकारी कर्मचारी जो होता है ना, जैसे आप जिसका तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिए आपको भी एक नियम कानून के तहत जहां पर भी जिस भी पद पर है तो एक कानून के दायरे में ही काम करते हैं आप। वो कानून कहां बना, या तो लोकसभा में बना होगा, राज्यसभा में, या तो विधानसभा में बना। स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार लागू करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी के तौर पे लागू करेंगे, जो वहां वो नियम कहां बना होगा, पार्लियामेंट में। अब आपका अब उसको क्या करना है, आपको लागू करवाना, समझ रहे हैं। और दूसरा अस्थाई में आ जाते हैं सरकार, आप समझ जाइए, सरकार यानी प्रधानमंत्री के साथ सारे मंत्री परिषद। हालांकि राष्ट्रपति भी एक तरह से आ जाता है, राष्ट्रपति को संवैधानिक कार्यपालिका बोलते हैं और वास्तविक कार्यपालिका हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति के सहमति से ही सब कुछ होता है, लेकिन करता कौन है, तो प्रधानमंत्री। करवाते किसके द्वारा है, मंत्री के द्वारा। मंत्री किससे करवाता है, जैसे मंत्रालय में अगर मान लीजिए, जैसे बहुत सारे लोग सीजीएल से नौकरी करने जाते हैं तो मंत्रालय में, केंद्रीय सचिवालय में जाता है, तो ऊपर सेक्रेटरी रहेगा, सबसे ऊपर मंत्री, मंत्री के बाद देखिएगा आयुष अधिकारी रहेगा सेक्रेटरी, उसके ठीक नीचे देखिएगा तो जो सीजीएल वगैरह से जो सेक्शन ऑफिसर, ये ऑफिसर, वो ऑफिसर, दुनियादारी, सब वो सब रहेगा। तो ऊपर से जो निर्देश आपको निर्देश मिला वो सब नीचे से आपको जितना कर्मचारी है वो सब काम करेगा। अब ये अस्थाई है, परमानेंट, ये 5-5 साल पे साहब बदलते रहते हैं, आज इसका सरकार है तो कल उसका सरकार, समझ रहे बात को। तो 2 तरह के कार्यपालिका हो गया, ठीक। अब न्यायपालिका, न्यायपालिका में देखिएगा हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसा है, एकात्मक न्यायपालिका। एकात्मक न्यायपालिका, सबसे ऊपर देखिएगा सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे लोअर कोर्ट है, ठीक। तीन लेवल पर है। केंद्र के लेवल पर देखिएगा तो पूरे देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम है, दूसरा हाई कोर्ट, 25 राज्यों में अभी के डेट में हाई कोर्ट है, कुछ राज्यों का ज्वाइंट है, अभी के डेट में 25 राज्य में हाई कोर्ट है। और तीसरा जिला के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको लोअर कोर्ट बोलते हैं, जिला के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट। देखो हम एकात्मक क्यों लिखे,
एकात्मक इसलिए लिखे हैं कि इनके बीच शक्ति का बंटवारा नहीं है, इनके बीच शक्ति का बंटवारा उस तरह से नहीं है, समझ गए। जैसे केंद्र और राज्य के लेवल पे शक्ति का बंटवारा, जैसे शराब को लेके कानून राज्य ही बनाएगा, केंद्र नहीं, समझ गए। या तो जैसे पुलिस को लेकर के, पुलिस को कौन संचालित करता है? राज्य, लेकिन सेना को कौन करता है? केंद्र। विदेश नीति कौन करता है? केंद्र, राज्य नहीं। तो ये बटा हुआ है, काम बटा हुआ है कि ये काम तुम्हारा, ये काम मेरा। इसमें वो मामला नहीं है। आप किसी तरह के घटना करते हैं, यहां जाइए, सुनवाई होगा, आपको लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, इधर जाओ। जिसको लगता है कि न्याय नहीं हुआ और लगता है कि न्याय नहीं हुआ, एक रास्ता और है, यहां जाओ, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है। वो बोल दिया कि तुम गलत है तो गलत है। अब उसके बाद माफीनामा भले है कि राष्ट्रपति के पास जाइए और जाके बोलिए माफ कर दीजिए, हो गया, गलती हो गया, हम दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, समझ गए। इसलिए हम एकात्मक बोल रहे हैं, क्योंकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, विषय का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो एकात्मक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन रहता ऐसा कि ई चाकू मारे वाला देखेगा, आई चकुआ एकदम जो भोंक दिया अंदर वो देखेगा, आई चकुआ इन्हें से भोंक के उन्हें निकाल लिया वो देखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी सब यही देखेगा, उसमें जो होना होगा देगा, नहीं होता है तो आप ऊपर जाइए, समझ गए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि अच्छा हाँ गर्दन से तो सटाया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थोड़ा भोकले था, हाई कोर्ट में एकदम पार कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है। क्रिमिनल केस हो गया, आप जाइए, यहाँ पे सुनवाई होगा। दूसरा पद जिसको लगे कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, ऊपर जाओ, समझ रहे बात को। इसीलिए बोले एकात्मक है, मतलब एक ही विषय को तीनों देखता है। अगर किसी को लगता है मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो अपर जुडिशरी आपके सामने मौजूद है, इसलिए एकात्मक है। तो देखो, ऑर्गेन ऑफ स्टेट में 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है विधि बनाना, और विधायिका 2 लेवल पर होता है, एक केंद्र के लेवल पे, एक राज्य के लेवल पे। केंद्र के लेवल पे 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य के लेवल पे भी 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद अनिवार्य नहीं है कि सभी जगह हो ही, वर्तमान में 6 जगह है, ठीक। उसी तरह से कार्यपालिका का काम क्या है? विधि को लागू करना। कार्यपालिका 2 लेवल पे होता है, पहला सरकारी कर्मचारी जिसके लिए आप बैठे हुए हैं, आप अस्थायी कार्यपालिका हो, बनेंगे, बन जाइएगा तो। और एक सरकार जो हर 5 साल पे चेंज होता है, या तो जो कंटिन्यू करना वो जनता का इच्छा है, जनता चाहे तो उसी को कंटिन्यू करवा सकती है या तो चेंज कर सकती है। और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है? यहां से जो विधि बना है उस विधि के अनुसार ये लोग न्याय करेंगे। अगर किसी तरह का, मान लीजिए जैसे विधि बनता है तो उसमें सही और गलत दोनों पक्ष रहता है, दंड का व्यवस्था रहता है कि अगर आप ऐसा घटना करेंगे तो ये दंड आपको हो सकता है। तो अगर उस तरह के आपने घटना किया है तो सुनवाई करें और विधि के अनुसार देगा दंडित कि हाँ भाई ये आदमी है जो करोड़ों का चोरी किया है, उस करोड़ों के चोरी में क्या है, तो 3 साल का जुर्माना पर 3 साल का सजा और प्लस इतना जुर्माना, तो विधि के अनुसार सुना देगा। अगर आप दोषी पाए गए तो, दोषी पाए गए तो, ये मसला है, ये पूरा इस तरह से मसला है। हमें लगता है आपको समझ में आया हो। और अब हमारा आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आज आप जाएंगे और पहला पन्ना से जाकर के बढ़िया से रिवीजन करेगा। दूसरा, जिन किन्हीं का पहले क्लास 2-4 को छूट गया है, थोड़ा पास वाला से अरेंज कर लीजिए, समझ गए, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और आगे से मत बोलिए कि हाँ सर हम मौजूद नहीं थे, तो ये नहीं थे, तो वो नहीं थे, हैं?